नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी विद संदीप टंडन यूट्यूब एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम सेल्स के विषय में अध्ययन कर रहे थे, यानी कोशिका के विषय में पढ़ रहे थे, जिससे संबंधित हमारी 11वीं क्लास है और हमारा टॉपिक चल रहा था कोशिका के कोशिकांग यानी कि सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसके अंतर्गत हमने कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गोल्जी काय, लाइसोसोम और अंतर्द्रव्य जालिका के विषय में डिटेल से बात कर ली थी। आज का जो हमारा नेक्स्ट कोशिकांग आता है वो है राइबोसोम, यानी आज इस वीडियो में हम राइबोसोम के विषय में डिटेल से अध्ययन करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। ये जो टॉपिक है आपके आरपीसी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, नीट, रीट, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी और अन्य जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और विशेषकर आरपीसी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, नीट, इनके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये पूरा मैटर आपकी एनसीईआरटी की बुकों से तैयार किया गया है। इस कारण से इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और आपकी रीट मेन एग्जाम जो आपकी जनवरी में होना है तो उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उसके सिलेबस में पूरी साइटोलॉजी है आपकी। तो ये पूरा मैटर आपके एनसीईआरटी की बुकों से तैयार किया गया है और ये आपकी 11th क्लास की बुक में पूरा का पूरा चैप्टर दे रखा है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बातें ऐसी भी जो मैंने बाहर से ऐड की है। इस कारण जो टॉपिक हम इसमें जो मैटर पढ़ेंगे उससे बाहर आपको इस टॉपिक के अंतर्गत कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। पूरा का पूरा आपका जो क्वेश्चन पढ़ने वाला है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वो इसी टॉपिक से पढ़ने वाले हैं, इतना आप विश्वास रखिए। संपूर्ण जीव विज्ञान हम इस चैनल के माध्यम से 0 से स्टार्ट की थी और कंप्लीट करने वाले हैं, एकदम से आसान और एकदम से आकर्षक चित्रों के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं। ये आपकी कोशिका होगी और कोशिका के अंतर्गत हम देखें तो आपका जो न्यूक्लियस होता है उसमें इस प्रकार से कुछ बिंदुवत संरचनाएं नजर आती हैं। इसमें आप अंतर्द्रव्य जालिका में देख सकते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? राइबोसोम कहलाते हैं। और इन्हीं राइबोसोम के विषय में आज हमें पढ़ना है। तो पहले हम बात करते हैं राइबोसोम की डिस्कवरी यानी कि खोज किस प्रकार से हुई थी उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले राइबोसोम को देखा था क्लाडे नामक वैज्ञानिक ने। इसके बाद में एक वैज्ञानिक आए थे जिसका नाम था पैलाडे और इन्हें ही खोजकर्ता का श्रेय दिया जाता। पैलाडे जो थे ये जंतुओं पर अध्ययन कर रहे थे और अध्ययन के माध्यम से इन्होंने सबसे पहले 1953 में जंतु कोशिका में किसकी खोज की थी? राइबोसोम की खोज की थी। तो खोजकर्ता का श्रेय किसे दिया जाता है? पैलाडे को दिया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राइबोसोम की खोज किसके द्वारा की गई थी तो आपको आंसर देना है पैलाडे। इसके बाद में देखो दो वैज्ञानिक आए थे, एक का नाम था ब्राउन और दूसरा था रॉबिन्सन। ये पादपों पर अध्ययन कर रहे थे और पादपों में भी जो सेम है उसकी जड़ों को देख रहे थे, उस जड़ों पर प्रयोग कर रहे थे और उसके माध्यम से इन्होंने एक संरचना देखी जिसे राइबोसोम नाम दिया था। तो 1953 में इन्होंने किस पर? पादपों की, यानी विशेषकर हम बात करें तो सेम की जड़ों पर अध्ययन करते हुए इन्होंने ब्राउन और रॉबिन्सन ने पादप कोशिकाओं में राइबोसोम की खोज की थी। झिल्ली विहीन कोशिकांग है, तो झिल्ली विहीन कोशिकांग दो ही आते हैं आपके, एक तो राइबोसोम और एक केंद्रिका हो जाएगा। तो ये दोनों ही आपको ध्यान में रखने, क्योंकि कई बार इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इनमें से झिल्ली विहीन कोशिकांग कौन सा है। 3 आपको झिल्ली युक्त कोशिकांग दे देगा और 1 आपको झिल्ली विहीन कोशिकांग मिल जाएगा, जिसमें आपको सही आंसर को पता करना। राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? राइबोसोम है। इसका माप हो जाएगा 150 से 250 एंगस्ट्रॉम तक हो जाएगा। उपस्थिति की बात करें तो किसमें पाया जाता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता 70S प्रकार का। आरबीसी को छोड़ करके से सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, जीवाणु कोशिका, उसमें तो 70S प्रकार का राइबोसोम देखने को मिलता है। और जितने भी यूकैरियोटिक कोशिका हैं आरबीसी को छोड़ करके उन सभी यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। और यूकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार का राइबोसोम होता है? 80S प्रकार का राइबोसोम देखने को मिलता है। इसके अलावा हम बात करें तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जो कोशिकांग होते हैं उन कोशिकांगों भी हमें राइबोसोम देखने को मिलता है। जैसे हरित लवक में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके ऊपर भी राइबोसोम पाए जाते हैं, ये 80S प्रकार का होता है। तो ये ध्यान में रखना है कहाँ कहाँ पर राइबोसोम उपस्थित होता है। और इन्हीं के आधार पर अन्य नाम भी इसके याद रखने में, राइबोसोम के उपनाम क्या है ये कई बार पूछ लिए जाते हैं। इसे माइक्रोसोम कहते हैं, बहुत छोटा कोशिका में, इस कारण इसे माइक्रोसोम कहा जाता है।
प्रोटीन का कारखाना कहते हैं, क्योंकि प्रोटीन का संश्लेषण करने का कार्य होता है इसका, इस कारण इसे प्रोटीन का कारखाना कहते हैं। कोशिका में कोशिकांग भी कहा जाता है, क्योंकि कोशिकांग कौन कौन सी हैं, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये क्या है, कोशिकांग हैं। इनके अंदर भी क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, इस कारण इसे कोशिकांग में कोशिकांग भी कहा जाता है, इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। तो ये कुछ उपनाम है जो हमें ध्यान में रखने, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले कि प्रोटीन फैक्ट्री है वो कौन से कोशिकांग को कहते हैं, तो राइबोसोम को कहते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। राइबोसोम की हम बात करें तो राइबोसोम का संगठन किस प्रकार से होता है, इसका निर्माण है वो आरएनए व प्रोटीन के द्वारा होता है, आरएनए वो प्रोटीन के द्वारा होता है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम आयन होता है, मैग्नीशियम आयन होता है, मैग्नीज आयन होता है, इसके अलावा कुछ आयन्स और होते हैं जो इसमें उपस्थित होते हैं। और इसकी 2 यूनिट होती हैं जो हमें ध्यान में रखने, एक तो बड़ी होती है लार्ज सब यूनिट बोल सकते हैं हम, लार्ज सब यूनिट या बड़ी उप इकाई, एक स्मॉल सब यूनिट हो जाएगी, स्मॉल सब यूनिट हो जाएगी। अब देखो ये जो दोनों ही चित्र के द्वारा हम समझ रहे थे, पहले इस चित्र को देखते हैं। इसमें जो ऊपर ये जो दिखाई दे रही है आपको ये वाली संरचना, ये कौन सी है, ये लार्ज सब यूनिट है, लार्ज सब यूनिट है, राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट है। जबकि ये नीचे जो कि टोपी के आकार की होती है ये होती है स्मॉल सब यूनिट। जब आरएनए के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है तब ये दोनों आकर के इस प्रकार से जुड़ जाती है। देखो बीच में आरएनए दिखाया गया है और ये ऊपर हो गया आपका लार्ज सब यूनिट और ये स्मॉल सब यूनिट, ये तीनों ही आकर के कब जुड़ती है, जब प्रोटीन का संश्लेषण होता है। और यहाँ पर ये पेप्टाइड चेन आपको एमिनो एसिड जुड़ करके प्रोटीन का निर्माण करते हैं, दिखाया गया है। ये जब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे उस समय, अनुवादन पढ़ेंगे उस समय इसकी बात करेंगे, तो अभी तो इतना डिटेल से हम नहीं जाएंगे। अब देखो यहाँ पर हम बात करें तो ये स्मॉल सब यूनिट हो गई और ये लार्ज सब यूनिट हो गई। लार्ज सब यूनिट में ये 3 साइट मिलती हैं, ए साइट, पी साइट और ई साइट। ये हम डिस्कस करेंगे जब प्रोटीन का संश्लेषण पढ़ेंगे। ये बीच में एमआरएनए होगा। हमें यहाँ पर इतना ही ध्यान में रखना कि 2 सब यूनिट होती हैं, और एक तो हो जाएगी स्मॉल सब यूनिट, एक लार्ज सब यूनिट। अब इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि राइबोसोम की संरचना में 2 उप इकाइयाँ हमें देखने को मिलती है, एक तो लार्ज सब यूनिट यानी कि बड़ी उप इकाई और एक स्मॉल सब यूनिट यानी कि छोटी उप इकाई। जो बड़ी उप इकाई होती है ये गुबंदाकार होती है, इसका आकार कैसा होता है, गुबंदाकार होता है, इस प्रकार से होता है, ये इस प्रकार से। और इसका कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण के समय, प्रोटीन के संश्लेषण के समय आरएनए को चिपकाने का कार्य होता है, क्योंकि इसी के ऊपर जब एमआरएनए आकर के जुड़ता है और उसमें जो एंटी कोडोन जो कोडोन होते हैं ये उपस्थित होते हैं, उसी के कारण ये आकर के इस पे चिपकता है और ये चिपकाने का कार्य लार्ज सब यूनिट करती है। इसका आकार गुबंदाकार होता है। दूसरी ये अंडाकार या टोपी के समान होती है, तो ये इस प्रकार से होती है, अंडाकार या टोपी के समान, ये नीचे इसकी जुड़ी रहती है। और ये क्या करती है, प्रोटीन संश्लेषण के समय एमआरएनए से चिपकने का कार्य करती है। आप देखो दोनों में डिफरेंट क्या है, जो बड़ी उप इकाई है लार्ज सब यूनिट है राइबोसोम की, ये तो टीआरएनए को चिपकाने में सहायता करती है, और छोटी जो उप इकाई है स्मॉल सब यूनिट ये एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, संदेशवाहक आरएनए हिंदी में हम कहते हैं, तो इसको चिपकाने का कार्य है वो करती है छोटी उप इकाई। ये दोनों का ही हमें अच्छे से ध्यान में रखना है। अब आगे हम बात करते हैं राइबोसोम में मुख्य रूप से 2 प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं। जो 70S राइबोसोम जिसमें उपस्थित होता है, मुख्य रूप से हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक प्रकार का राइबोसोम कह सकते हैं। एक होता है 80S प्रकार का राइबोसोम, इसे यूकैरियोटिक राइबोसोम भी हम कह सकते हैं। अब देखो एक तो होता है 70S राइबोसोम, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तो बड़ी उप इकाई भी दिखाई गई है, छोटी उप इकाई भी दिखाई गई है। ये 80S राइबोसोम जिसमें ये छोटी उप इकाई हो जाएगी, ये बड़ी उप इकाई हो जाएगी। अब देखो जो 70S राइबोसोम है ये 2 भागों में डिवाइडेड होता है, एक तो 50S राइबोसोम, एक 30S राइबोसोम। इसके बाद में 31% तो इसमें जो प्रोटीन होती है वो अलग हो जाती है और 21% इसमें से प्रोटीन अलग हो जाती है। इसके बाद में जो बचता है देखो 23S आरएनए, आरएनए प्रोटीन की बनी होती है, हमने बात की थी, इसमें प्रोटीन अलग हो जाता तो पीछे क्या बचता है आरएनए। तो एक तो 23S आरएनए हो जाएगा और एक 5S आरएनए हो जाएगा। ये दोनों आरएनए और ये प्रोटीन, हमने पीछे बात की थी कि प्रोटीन के साथ में आरएनए मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, राइबोसोम का निर्माण करते हैं। अब एक बार फिर से मैं यहाँ पर बता देता हूँ। अब इसको हम देखो डिवाइड करते जाएंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा। अब यहाँ पे 70S राइबोसोम ये 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, एक तो 50S और एक 30S। अब 50S की बात करें तो इसमें 31 प्रोटीन होती है, 31% प्रोटीन होती है। इसके अलावा 23S आरएनए उपस्थित होता है इसमें और 5S आरएनए उपस्थित होता है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है।
अब 30S जो सब यूनिट है, स्मॉल सब यूनिट जिसे हम कह सकते हैं, इसकी हम बात करें तो इसमें 21% जो होता है 21 प्रोटीन हो गया, और इसके बाद में पीछे जो बचता है ये 16S RNA इसमें पाया जाता है। तो इनकी जो सब यूनिट है, ये डिवाइडेशन, ये थोड़ा सा अच्छे से हमें ध्यान में रखना है। तो ये पाया किस में जाता है, 70S राइबोसोम, ये उपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, इनमें पाया जाता है। इसके उदाहरण भी ध्यान में रखने हैं। 80S राइबोसोम होता है तो इसकी दो सब यूनिट होती है, एक तो 60S और एक 40S। 60S और 40S दो सब यूनिट होती है। 60S होती है, इसमें 49% प्रोटीन होता है। इसके अलावा इसमें 28S RNA, 28S RNA उपस्थित होता है। 5.8S RNA, 5.8S RNA भी उपस्थित होता है। इसके अलावा 5S RNA भी उपस्थित होता है। ये तीनों ही ध्यान में रखने, एक तो 28S RNA, एक 5.8 या 5.8S RNA, और एक होता है 5S RNA उपस्थित होता है। ये तीनों ही उपस्थित होते हैं, यहाँ पर ये ध्यान में रखना है। अब जो 40S सब यूनिट होती है, इसमें 33% जो प्रोटीन होती है, इसके बाद में 18S RNA उपस्थित होता है, ये बच जाता है। अब देखो दोनों को ही मैंने अलग से डिवाइड करके बता दिया यहाँ पर। आप जब इस स्लाइड को देखेंगे, एक बार इस वीडियो को रोक करके थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिएगा, और रफ कॉपी में एक बार बना करके देख लीजिएगा, जिससे कि अच्छे से आपको याद आ जाए कि जो 70S राइबोसोम होता है 50S 30S का बना होता है, 80S राइबोसोम 60S और 40S का बना होता है। जो 80S राइबोसोम है ये यूकेरियोटिक कोशिका की कोशिका द्रव में उपस्थित होता है। इसके अलावा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका पर भी पाया जाता है। तो ये थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राइबोसोम है, इसका स्थायित्व किस प्रकार से है, किस प्रकार से ये स्थायित्व बनाए रखता है, कि दोनों सब यूनिट अलग अलग पाई जाती है, तो ये किस प्रकार से दोनों आकर के जुड़ती हैं। यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये भी एक और एक ये सब यूनिट होगी, ये दोनों इस प्रकार से कैसे जुड़ती हैं, इसका कारण क्या है, ये सभी हमें यहाँ पर देखना है। तो राइबोसोम की उप इकाइयों का संयोजन यानी कि जुड़ना और वियोजन टूटना अलग होना, तो ये मैग्नीशियम आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। यानी मैग्नीशियम आयन जो होगा इसकी सांद्रता पर डिपेंड करेगा कि ये दोनों उप इकाइयाँ जुड़ेगी या अलग होगी। एक बार यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको कि जब मैग्नीशियम आयन की सांद्रता 0.001 से कम हो जाएगी तो ये दोनों ही उप इकाइयाँ क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। अगर मान लीजिए मैग्नीशियम आयन की सांद्रता 0.001 से अधिक हो जाएगी तो ये दोनों उप इकाइयाँ आकर के आपस में जुड़ जाएगी और प्रोटीन संश्लेषण का काम शुरू कर देगी। अब देखो यदि मैग्नीशियम आयन की सांद्रता 0.001 से कम हो जाए तो दोनों उप इकाइयाँ क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। और यदि मैग्नीशियम आयन की सांद्रता 0.001 से अधिक हो जाए तो दोनों उप इकाइयाँ जुड़ी रहती है, आपस में जुड़ जाती है और बीच में mRNA आकर के जुड़ जाता है और फिर प्रोटीन संश्लेषण का कार्य स्टार्ट हो जाता है। तो ये मैग्नीशियम आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है, संयोजन और वियोजन, जो कि अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। प्रोटीन संश्लेषण के समय राइबोसोम mRNA पर एक श्रृंखला में जुड़े रहते हैं जिसे पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहते हैं। यानी कि जब ये mRNA होता है इसके वो बहुत सारे इस प्रकार से जो राइबोसोम है ये आकर के जुड़ जाते हैं प्रोटीन संश्लेषण के समय। तो इस प्रकार की जो संरचना बनती है जिसे हम पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहते हैं। इसका जो कार्य होता है राइबोसोम का, इसका मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो प्रोटीन का संश्लेषण करना ही मुख्य कार्य होता है, ये काम हमें अच्छे से ध्यान में रखना है। राइबोसोम का निर्माण स्थल, इसका निर्माण कहाँ होता है, तो ये केंद्रिका में होता है, न्यूक्लियोलस में होता है। किससे बनता है ये, और ये प्रोटीन और RNA से बनता है, ये थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से आज इस वीडियो में हमने राइबोसोम के विषय में डिटेल से अध्ययन कर लिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। एक तो प्रोटीन फैक्ट्री वाला पूछा जा चुका है, एक राइबोसोम का कार्य पूछा जा चुका है, और एक झिल्ली विहीन कोशिकांग होता है, इसका ये क्वेश्चन भी इससे पूछा जा चुका है। ये 2-3 चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। तो हमारा राइबोसोम वाला जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक प्राप्त हो सके। आगे आने वाले वीडियो में हम और जो हमारा कोशिकांग जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।